हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक हाजिर हूं भूगोल की श्रृंखला का नया टॉपिक लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानना है कि अपवाह तंत्र होता क्या है और अपवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, और भारतीय अपवाह तंत्र के संदर्भ में हम अपवाह क्षेत्रों को, अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करता हूँ मैं आज के इस वीडियो को। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपवाह तंत्र में जनरली हम भारत की नदियों को या किसी भी क्षेत्र की विशेष नदियों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा अपवाह तंत्र। आखिर अपवाह और अपवाह तंत्र क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, एक निश्चित जलमार्ग के द्वारा, या एक कह सकते हैं कि एक निर्धारित जलमार्ग के द्वारा या एक निर्धारित जलमार्ग में जल के प्रवाह को ही क्या कहा जाता है, अपवाह कहा जाता है। तथा उस जलमार्ग के फैले हुए विधिवत जंजाल को या जाल को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके बाद आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, इसको मैं और सिंपल करता हूँ कि यदि कोई एक क्षेत्र है विशेष जहाँ से जल का प्रवाह हो रहा है, तो ये एक निश्चित स्थान है, निश्चित क्षेत्र है। यही निश्चित क्षेत्र क्या कहलाता है, जल का अपवाह कहलाता है, जहाँ पे जल प्रवाहित होता है। और इसमें अनेक नदियों की धाराएं या अनेक जलों की धाराएं इस तरह से मिल जाएं, तो यह संपूर्ण क्षेत्र अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है जिसे कहते हैं नदी बेसिन। आखिर नदी बेसिन क्या कहलाता है दोस्तों, उसको समझते हैं। नदी बेसिन का मतलब वह होता है कि जो ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा निश्चित क्षेत्र, निश्चित ना भी होगा तो चलेगा, तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपवाह तंत्र के लिए, अपवाह के लिए जल को उपलब्ध करवाता है, वह क्षेत्र नदी बेसिन कहलाता है। जैसे अगर हम गंगा नदी बेसिन की बात करें, तो गंगा जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से उसका उद्गम होता है और जहाँ पे वह जाकर सागर में मिलती है, तो वह जिन जिन क्षेत्रों से बहती है, वहाँ से बहते हुए संपूर्ण पानी, संपूर्ण जल का जो क्षेत्र है जिसके माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है, वह पूरा नदी बेसिन कहलाता है, जिसमें वह नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको अपवाह तंत्र समझ में आया होगा। अब भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए कि भारत के संदर्भ में अपवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों, सुविधा की दृष्टि से मैंने इसको दो भागों में बांट दिया है। एक हिमालयी अपवाह तंत्र बांटा हुआ है, दूसरा बांटा हूँ प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि हिमालयी अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि हिमालय से निकलने वाले समस्त नदियां तथा उनके अपवाह क्षेत्र एवं उनकी सहायक नदियां, उन्हें अपवाह क्षेत्र कहेंगे। तो हिमालयी अपवाह तंत्र तथा प्रायद्वीपीय अर्थात मध्य भारत एवं दक्षिणी भारत में बहने वाली समस्त नदियों का समूह किसमें रखेंगे हम, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमालयी अपवाह तंत्र की। इसके बाद जब ये कंप्लीट होगा तो आपको विधिवत प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में बताया जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसे क्लियर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र। दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली समस्त नदियां हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि यह क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, यह तंत्र बहुत बड़ा है, इसलिए इसे अध्ययन की दृष्टि से और भी 3 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। जैसे सिंधु अपवाह तंत्र या सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। दोस्तों, आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इनकी अगर सहायक नदियों को जोड़ दिया जाए इनके साथ, तो ये एक विशालकाय अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आज की वीडियो में हिमालयी अपवाह तंत्र के सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यह वीडियो जनरली इसी टॉपिक पे ही कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी टाइम भी लग जाएगा इसमें, इसलिए आज इस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी अपवाह तंत्र पे चर्चा की जाएगी, उसके नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्र, फिर जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं सिंधु नदी क्षेत्र की। दोस्तों, हम इसे मैप के माध्यम से समझेंगे कि आखिर सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है तथा इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं तथा
पंचनद और पंचनद क्षेत्र क्या कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है इस तंत्र की, जिसका उद्गम कैलाश पर्वत के पास स्थित कैलाश मानसरोवर झील से होता है, ये जो कि तिब्बत में स्थित है यह क्षेत्र। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और यह भारत में प्रवेश करने के बाद और लगभग करीब 1200 किलोमीटर बहने के बाद यह नदी, देखिए जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र ये कवर कर रही है और यहाँ से पाकिस्तान प्रवेश करेगी। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद लगभग अधिकांश पाकिस्तान बहते हुए और मकरान तट के पास यह नदी खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। लगभग अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो दोस्तों इसकी लंबाई 2880 लगभग 2900 किलोमीटर है, जो कि एक काफ़ी बड़ी, बहुत बड़ी नदी का जिक्र कह सकते हैं कि होता है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका उद्गम, इसका एंड, इसकी लंबाई और इसका अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु नदी को लॉयन रिवर के नाम से, शेर नदी के नाम से भी जाना जाता है और लंबाई मैंने आपको बता ही दिया है। अब इस बात करेंगे कि इसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूँगा सिंधु नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ, उसके बाद बताऊंगा आपको सिंधु नदी के दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ। दोस्तों अगर कन्फ्यूज़न हो तो इमेजिन करिएगा कि ये नदी जहाँ से उद्गम हो रहा है यहाँ पे आप सीधे खड़े हो, आपके बाएं हाथ में जो भी जितनी भी नदियाँ होंगी वह सारी सिंधु नदी की बाएं हाथ की होंगी और दाएं हाथ की नदियाँ सारी आपकी सिंधु नदी की दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ होंगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ये भारत में प्रवेश करती तो यहाँ पर इससे एक नदी आकर मिलती जिसे कहते हैं नुब्रा नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है ये, जिसकी सहायक श्योक नदी है। श्योक नदी नुब्रा की सहायक है। दोनों की संयुक्त धाराएं किससे आकर मिलती हैं? सिंधु नदी से मिलती हैं। आपका सियाचिन ग्लेशियर वगैरह जो है सब इसी नदी के आसपास स्थित है, ठीक है ना। लोकेशन उसकी, उनकी लोकेशन यहीं पे लोकेटेड है। उसके बाद दोस्तों आगे चलने पे हुंजा नदी तथा गिलगित आदि नदियाँ आकर इस पर मिलती हैं। अगर फ्रेंड्स आपको नोट्स बनानी हो तो आप इनको विधिवत लिख सकते हैं कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ कितनी लंबाई है और कहाँ जाकर मिल जाती है, तथा इनकी सहायक नदियों में सबसे पहले आप नुब्रा नदी की बात करेंगे, नुब्रा के बाद श्योक, श्योक जो कि नुब्रा की सहायक है। दोनों की संयुक्त धाराएं आपकी सिंधु नदी से मिलती हैं। इसके बाद हुंजा, गिलगित, स्वात, काबुल तथा गोमल आदि नदियाँ जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, सभी सिंधु के दाएं किनारे से आकर मिलती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यदि बाएं किनारे की बात की जाए तो बाएं किनारे में सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जास्कर नदी है जो कि सिंधु नदी के बाएं किनारे से मिलती है। दूसरी है आपकी सुरु नदी। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सुरु नदी। सुरु नदी की खास बात यह है फ्रेंड्स कि यह सिंधु नदी की धारा के विपरीत धारा में आकर मिलती है। जैसे अगर सिंधु नदी के डायरेक्शन यह है बहने का, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आकर सुरु नदी से मिलती है। यह थोड़ा सा इसे खास बनाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अब हम बात करेंगे, ये तो कुछ प्रमुख सहायक नदियां थीं जो कि सिंधु की सहायक नदियां थी। अब हम बात करेंगे पंचनद की। पंचनद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नदियां हैं। पंचनद में आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियां आती हैं और इन्हीं पंच नदियों को ही मिलाकर पंचनद कहा जाता है। आइए इनके बारे में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा झेलम नदी की। देखिए झेलम नदी का उद्गम, जिसे इसका प्राचीन नाम बितस्ता नदी भी है, और इसका उद्गम कहाँ से? शेषनाग झील से होता है। दोस्तों इस नदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह नदी शेषनाग झील से निकलने के पश्चात और आगे चल के जम्मू कश्मीर की बूलर झील में मिल जाती है। बूलर झील में जब यह नदी मिलती है तो वहाँ से इसकी संयुक्त धारा जब आगे बहती है तो इस पे एक किशन गंगा नाम की सहायक नदी आपकी झेलम नदी से आकर मिलती है और यह धारा आगे बहते हुए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। जो यह क्षेत्र है भारत व पाकिस्तान का क्षेत्र, यहाँ पे है फिरोजपुर, सॉरी दोस्तों माफ़ करिएगा, यहाँ पे है मुजफ्फराबाद तथा मंगला, दो क्षेत्र हैं। मैं इनको लिख दे रहा हूँ।
दोस्तों जब यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है उससे पहले भारत व पाकिस्तान के मध्य फिर मुजफ्फराबाद से मंगला तक की सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, बहुत अच्छा फैक्ट है। इसके बाद यह नदी आगे बढ़कर चिनाब नदी में टिम्पू नामक स्थान में मिल जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है झीलम नदी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे चिनाब नदी की। दोस्तों चिनाब नदी का प्राचीन नाम या इसका अन्य नाम अश्किनी नदी भी है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अलग से इनका प्राचीन नाम तथा इनके उद्गम स्थान। तो चिनाब नदी, चिनाब नदी जिसका प्राचीन नाम अश्किनी है, यह बड़ा लाचला दर्रे से निकलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप याद रखिएगा कि चिनाब नदी चिनाब के नाम से नहीं निकलती, बल्कि यह दो संयुक्त धाराओं चंद्रवा भागा नदी के नाम से निकलती हैं तथा आगे चल के तांडी नामक स्थान पे ये दोनों संयुक्त ये धाराएं मिल जाती हैं और यह चिनाब कहलाती। दोस्तों चिनाब पंचनद में एक बड़ी नदी है जो कि भारत से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा झंग नामक स्थान में सतलज नदी से मिल जाती है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैप में मैंने इसे बनाया हुआ है। अभी चिनाब की अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो झेलम इसके दाएं किनारे से आकर मिल रही है। अभी रावी नदी आएगी जो कि इसके बाएं किनारे से आकर मिलेगी। तो दोस्तों चिनाब नदी मैंने आपको बताया कि बड़ा लाचला दर्रे से निकलती है, लेकिन यह चंद्रभागा नदी के नाम से दो धाराएं निकलती जो आगे तांडी नामक स्थान पर संयुक्त हो जाती हैं और चिनाब नदी कहलाती। उसके बाद दोस्तों अगर रावी नदी की बात की जाए तो रावी नदी जिसका प्राचीन नाम पुरुषणी है और कहाँ से इसका उद्गम होता है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। वहाँ पे एक छोटा सा कुंड है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और यह नदी आगे चलकर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा आपको कि रावी नदी के तट पर ही चंबा नामक एक हिल स्टेशन स्थित है। अच्छा फैक्ट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं ब्यास नदी की। ब्यास नदी जिसका प्राचीन नाम या अन्य नाम विपाशा भी है, जिसका उद्गम ब्यासकुंड नामक स्थान से होता है और यह नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत तक ही बहती है, भारत में ही बहती है और भारत में ही आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है। दोस्तों ब्यास नदी पर ही कुल्लू मनाली नामक स्थान स्थित है, इसको याद रखिएगा, कुल्लू मनाली, जो कि एक हिल स्टेशन है, काफ़ी अच्छा स्थान है। कभी अगर हिमाचल प्रदेश जाना हो तो इस क्षेत्र को जरूर घूमिएगा, काफ़ी मनोरम स्थान है और बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। तो दोस्तों ये थी ब्यास नदी की बात, जो कि ब्यासकुंड नामक स्थान से निकलती है। दोनों ये रावी और ब्यास लगभग आसपास के क्षेत्र से ही निकलते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच में। एक रोहतांग दर्रा वहीं पे ही है, छोटा सा अलग कुंड है ब्यास कुंड, वहाँ से ब्यास नदी का उद्गम होता है, जो कि आगे चलकर हरिके नामक स्थान पर, मैं लिखना भूल गया हूँ, लिख दे रहा हूँ हरिके। यहाँ पे हरिके नामक स्थान है, यहाँ पे है सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अंतिम नदी, सतलज नदी। दोस्तों जो है सतलज नदी है, याद रखिएगा, यह भी आपकी कैलाश मानसरोवर के पास एक झील है छोटी सी, जिसे कहा जाता है राकस ताल झील। अगर इसके ऐतिहासिक नाम की या अन्य नाम की बात की जाए तो इसका शतुद्री एक नाम है और यह राकस ताल नामक झील से निकलती है और शिपकिला दर्रे से होते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, शिपकिला दर्रा कहीं पूछ लेता है कि भारत में प्रवेश किस दर्रे के माध्यम से सतलज नदी प्रवेश करती है, तो यह कौन सा दर्रा है, शिपकिला दर्रा है। इसके बाद दोस्तों इसमें यह जो क्षेत्र है, मैं इसको एक बार मिटा के फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ से ये ऐसा क्षेत्र, ये जो है यह क्षेत्र फिरोजपुर एवं फजील्ला, इसको मैं लिख दे रहा हूँ।
आगे जाने के पश्चात सतलज नदी भारत तथा पाकिस्तान के मध्य फिरोजपुर से फजिल्ला तक की सीमा का निर्धारण करती है और आगे जाकर इसकी जब ये आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो इन चारों नदियों की संयुक्त धाराएं जो कि झेलम, चिनाब, रावी एवं ब्यास हैं, यह कह सकते हैं कि 3 नदियां जो कि झेलम, चिनाब एवं रावी हैं, इन तीनों की संयुक्त धाराएं तथा ब्यास एवं सतलज की संयुक्त धाराएं झंग, पाकिस्तान में एक झंग नामक स्थान है, झंग नामक स्थान पे मिल जाती हैं, जहां पे ये पंचनद कहलाती है। इस क्षेत्र में इसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सारी नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज, 5 नदियों की संयुक्त धाराएं कहाँ पे आकर मिल गई हैं? झंग नामक स्थान पे, और यहीं पे इसे पंचनद कहा जाता है। तथा ये पंचनद की संयुक्त धाराएं आगे चलकर पाकिस्तान के ही मिठान कोट नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सिंधु नदी है जो कि मकरान तट पे खंबात की खाड़ी में मिल रही है। तो मिठान कोट के पास देखिएगा ये मिठान कोट है जो यहाँ पे पंचनद आकर मिल रही है और समस्त नदियाँ जाकर कहाँ मिल जाती हैं? खंबात की खाड़ी मिल जाती है। तो दोस्तों ये है सिंधु नदी तंत्र, जो कि काफ़ी अपने आप में विशाल क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। सिंधु अपवाह तंत्र, जिसके बारे में आज अपन ने चर्चा कर ली है कि सिंधु अपवाह तंत्र क्या कहलाता है, तथा उसे नक्शे के माध्यम से, मैप के माध्यम से हमने समझ लिया है कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से निकल कर कहाँ मिल जाती हैं, और फाइनली यह सारी नदियाँ सिंधु नदी मिलकर और फाइनली सिंधु नदी खंबात की खाड़ी मिल जाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सिंधु नदी तंत्र समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मैं गंगा नदी तंत्र की बात करूंगा और उसके बाद ब्रह्मपुत्र, और यही क्रमशः चलता रहेगा। जब ये सारे अपवाह तंत्र होंगे उसके बाद आगे देखेंगे। दोस्तों ओके, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।